नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं जगत गुरु उवाच। हमारे साथ तमाम बच्चे हैं जो अपने सवाल लेकर आए हैं और स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज का स्वागत कीजिए इस कार्यक्रम में। गुरुजी प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद, खूब बढ़िया रहे। मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तरी का सबसे पहला सूत्र है कि प्रश्नोत्तरी का सूत्रधार बहुत व्यापक जानकार होना चाहिए, कि जितना अच्छा सब्जेक्ट होगा उतना अच्छा उस पर विचार आएगा। गुरुजी, मान लीजिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने आपसे कोई सवाल किया और सवाल में मेरी जानकारी पूरी नहीं है या सवाल मैं सही तरह से बना नहीं पाई। मैंने वो सवाल आपसे किया, ये बच्चे सोचेंगे क्या इनको इतनी भी जानकारी नहीं है, ये सवाल किस तरह का पूछे, मैडम को इतना भी नहीं पता है। आपने कहा कि बड़ा अल्प ज्ञान है, या आप सोचेंगे कि अभी उम्र के हिसाब से परिपक्व नहीं हुई है। इतना किसी सवाल से पहले मैंने सोचा, अगर ये मेरी ओवर थिंकिंग है या आकलन है। और ये बताने का तात्पर्य यही है कि आज का एपिसोड ओवर थिंकिंग पर है। तो ये जो मैंने अभी पूरा गणित लगाया, ये जो पूरा पूछा, इसे हम आकलन की श्रेणी में रखेंगे या ओवर थिंकिंग है? ओवर थिंकिंग क्या है? मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग और आंकलन ये दोनों ही आपको पूर्णतः बर्बाद करने की व्यवस्था है। हर व्यक्ति के पास अपना पर्याप्त लोड है, हर व्यक्ति के पास अपना पर्याप्त वजन पहले से ही है, विचारों का भी, सोच का भी, पढ़ाई का, काम का, रिश्तों का, संबंधों का, व्यवस्थाओं का, चिंतन का और न जाने कितनी सारी चीजों का बोझ लेकर हम पहले से चल रहे हैं। अब इस बोझ में एक और नया बोझ ले लिया, ये मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहे होंगे, इन्होंने मुझे ऐसे देखा, इसका मतलब यही ही होगा। अब ये सब जो आप, जिसको आप ओवर थिंक कहते हो, ये मुझे लगता है कि आपकी नादानी, आपकी मूर्खता और आपका जो उद्देश्य है उससे भटकने का सबसे प्रबल साधन है। क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो, ओवर थिंक है क्या, उसको समझने के लिए इस बात को पहले हम समझें। जब आप ओवर थिंक करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत छोटा और बहुत कमजोर महसूस करते हो। जो तुम सोच रहे हो वो भी हो सकता है, वो ही नहीं हो सकता। तो वो भी को आप ही कैसे कर लेते हो अपने आप से ही और आप ही कर लेते हो, इसीलिए सब सत्यानाश कर देते हो। जो तुम देखते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम विचार करते हो, वैसा व्यवहार करते हो, फिर तुम्हें वैसा बदल कर मिलता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पे, बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। जो तुम सोचोगे, जो तुम विचार करोगे, तुम्हें वही दिखाई पड़ने लग जाएगा। कोई अच्छा व्यक्ति है, उसे तुमने बुरा देखा तो क्या दिखेगा? क्या भगवान कृष्ण सबको भगवान दिखते थे? कंस को तो नहीं दिखे। क्या भगवान राम सबको भगवान दिखते थे? रावण को तो नहीं दिखे। तो तुम्हारी मान्यता, तुम्हारे विचार, तुम्हारा वो आंकलन जिसको तुम कहते हो, वो आंकलन नहीं है। आंकलन मतलब उसे कहते हैं जब आप 1000 बार नमक डाल चुके हो तो तुम्हें पता है इतनी सब्जी में इतने नमक पड़ता है, इसको आंकलन कहते हैं। लेकिन जब तुम इस प्रकार के विचार कर रहे हो जो है नहीं, जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में कोई पता नहीं है और जिसमें 99.9% संभावना है गलत ही होगा, और वो तुम सोच रहे हो, इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। गुरुजी, लेकिन आजकल तो बहुत तरह की टर्म्स है कि मुझे जज कर लिया, मेरे बारे में ये राय रख ली, या ओवर थिंकिंग में भी अगर हम देखें तो बहुत तरह की। अगर मान लीजिए कोई घर से निकला और उसने पूरे रास्ते का आकलन करके वो चला है, तो मतलब ऐसा ये हो गया तो ये हो जाएगा, और उसमें निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग है क्या? और दूसरा, ओवर थिंकिंग से बचने के भी तमाम उपाय चल रहे हैं। एक तरफ तो आध्यात्मिक रास्ता जिसमें नाम जप की बात होती है, ध्यान की बात होती है, इसको लेकर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एक अलग, उनके पास एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। तो इसका तरीका कैसे है बचने का? ओवर थिंकिंग से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। विश्व में सब मेरे से बहुत अच्छे हैं,
और सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग के लिए बहुत सहायक है। वो कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलया कोई, जो जग देखा अपनो, मुंह से बुरा न कोई। बोले मेरे से बुरा तो कोई मिला ही नहीं दुनिया में। तो सबसे पहला काम कि मैं ही सबसे ज्यादा गलत हूं। तो जब मैं गलत हूं तो कोई क्या सोच रहा है इससे फर्क ही कितना पड़ता है मुझे। दूसरा, होई है वाही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ये 2 टेबलेट ऐसी हैं, इन टेबलेट्स को अगर आप रेगुलर लेते रहते हैं। पहली टेबलेट क्या है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो जग देखा अपने, मुंह से बुरा न कोई। हमसे बुरा तो कोई नहीं है दुनिया में, पहली टेबलेट। दूसरी टेबलेट, होई है वाही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। वही होगा जो भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है। तो जब सब ईश्वर चाहता है तो अपन क्यों लोड ले? फिर तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। तुम नाम जप करो, तुम भगवान का नाम लो, तुम मेडिटेशन करो, तुम ध्यान करो, लेकिन ये सब कब सहायक है? जब तुम वो दोनों टेबलेट लेकर के ये सब करोगे तब। वो टेबलेट नहीं लिया तो फिर ये बीमारी जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये बीमारी तुम्हें एकदम से नहीं आई है। इस बीमारी को बहुत दिनों तक पूरा पकाया गया है। इस बीमारी को तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से परोसा गया है। तुम्हें वो सब सिखाया समझाया गया है। तुम सोच सकते हो, तुम विचार कर सकते हो, तुम ऐसा सोचो, तुम ये सोचो ऐसा होगा। तुमने फिल्में देखी हैं, तुमने सीरियल्स देखे हैं, और तुम वो बाहर के देशों के आजकल वो के सीरीज क्या बोलते हैं, के पॉप। ओ अच्छा, मुझे छोड़ के सबको पता है। तो वो तमाम तरीके की चीजें देख देख के पता ही है, अच्छा ये ऐसा ही कर रहा होगा, अच्छा ये षड्यंत्र ही होगा, अच्छा इसके बारे में तो यही ही चल रहा होगा। वो उस वाले सीरियल में था ना, वो ऐसा सोच रहा था मन में, क्योंकि सीरियल में ये दिखाया गया है कि वो सोचता भी है। तुम कुछ कर रहे हो और उसके बैक फ्लैश माइंड में जो चल रहा है उसको भी उन्होंने दिखाया। तुम्हारी आदत पड़ गई है सामने वाले के बारे में वैसे ही सोचने की। वो तो नेगेटिव ही सोच रहा होगा, वो तो ऐसा ही सोच रहा होगा, उसने ऐसे ही मेरे बारे में कहा, और ऐसा कहा तो इसका मतलब तो यही ही होता है। ये सबसे बचने की ये 2 टेबलेट्स हैं, इनको दोनों सुबह शाम लें। हमारा कार्यक्रम ये सनातन से सफलता है, जिसमें यही हम बताते हैं कि मतलब किस तरह आप सनातन की राह पर चल के ही अपनी तमाम परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। गुरुजी, इसमें अब आपने चूँकि बताया कि ये धीरे धीरे सिखाया गया है, तो डायग्नोज करने के लिए आपको कैसे पता चले कि आप कौन सी स्टेज में हो ओवर थिंकिंग के? क्योंकि ये यंग बच्चे हैं, फिर इनसे कुछ बड़ी उम्र के हैं और बड़ी उम्र के हैं, तो कहाँ से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और कब आपको पहले ही पकड़ लेना है कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है? तो डायग्नोज करने में अपना मोबाइल चेक करें। अगर तुम्हारे मोबाइल में ऐसे नंबर हैं, ऐसे लोग हैं कि आपके एक बार बुलाने से वो आते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम समझना कि अभी तुम बहुत प्रारंभिक स्टेज में हो। और अगर तुम्हारे पास एक भी व्यक्ति है ही नहीं जिसको तुम मित्र कह सकते हो, तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले, दोस्त, यार, मित्र, फ्रेंड, चाहने वाले, जानने वाले हैं ही नहीं, पूरी दुनिया बुरी है, तो तुम समझना तुम बहुत सीरियस हो, तुम बहुत सीवियर कंडीशन में हो, तुम उस सिचुएशन में हो कि अब तुमको तुरंत तत्काल भर्ती हो जाना चाहिए। आईसीयू में तत्काल जाओ और इमीडिएटली इलाज कराओ। और वो टेबलेट 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार लो, हर आधे आधे घंटे पर ये टेबलेट लो। कौन सी टेबलेट लेनी है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो जग वो सो हमसे बुरा कोई नहीं है, पहली टेबलेट। दूसरी टेबलेट क्या है? वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इस टेबलेट को बार बार लेना शुरू करिए, क्योंकि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका नहीं है, पूरा विश्व खराब ही है, सब गंदे लोग हैं, दुनिया में सब खराब हैं, तो इसका मतलब सीधा एक ही है, तुम खराब हो, तुम बहुत बुरे हो गए हो। अब तुम पर खूब असर हो चुका है, अब तुम बाहर आओ, अब अपना इलाज कराओ, ठीक से आध्यात्मिक साधना करो ताकि तुम स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बुरा रोग है। बुरा कोई नहीं है, तुम्हारी नजरिया, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे चर्म चक्षु। एक शेर है, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी, बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। क्या
सत्य सुनना इतना मुश्किल है, पूरी दुनिया खराब हो गई, सिर्फ आप ही सही हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा हो कैसे सकता है? इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ आप ही बुरे हैं। वो पुराने लोग कहते थे ना, एक व्यक्ति इधर उधर जहाँ भी देखता उसको मक्खी दिखती और कपड़े से पोंछता रहता, ग्लास में, यहाँ वहाँ, दीवार पर, छत में, पंखे में, पूरी दुनिया में उसको मक्खी दिखती। वो बड़ा बीमार हो गया, बहुत परेशान हो गया, किसी डॉक्टर साहब के पास गया, बोले मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो। बोले क्यों? बोले मुझे हर जगह एक मक्खी दिखती है और वो हटती नहीं है। तो बोले आपको मक्खी दिखती है? आपने कहाँ देखा? बोले सामने भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, फलाना भी है। बोले आपने कभी अपना चश्मा उतार कर साफ किया क्या? नहीं। चश्मा उतारिए, इसको साफ करिए, आपके चश्मे में चिपकी हुई मक्खी है, इसलिए तुम्हें सब जगह दिखती है। तो मक्खी वहाँ नहीं है जहाँ तुम साफ कर रहे हो, मक्खी वहाँ है जहाँ तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हारे नज़रिए में मक्खी है, उसे ठीक करो। तो भैया एक्सरा और खुद ही करो। अल्ट्रासाउंड, MRI यही है, सब खुद इससे आप करना। आंकलन कर सकते हो और इससे इलाज कर सकते हो। जी, सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल है कि ये ह्यूमन माइंड है, तो ओवर थिंकिंग तो हमेशा होते ही रहता है कि ये होगा तो नहीं होगा, तो इसे कंट्रोल या कम कैसे करें? ह्यूमन माइंड है, ऐसा होगा ही, ये किसने बताया? ह्यूमन माइंड है, ऐसा होगा ही, अरे ये किसने बता दिया? ह्यूमन माइंड को बिल्कुल आप AI की तरह समझो। उसे जो तुम पढ़ाते हो, उसे जो तुम सिखाते हो, अगर तुम्हें बचपन से ह्यूमन माइंड के तुम्हारे ये बताया जाता कि सोने को लोहा कहते हैं और लोहे को सोना कहते हैं, तो तुम क्या कहती? लोहे को सोना और सोने को लोहा कहती। बांदा में अमरूद को सफरी कहा जाता है, कहीं कहीं पर वो अंग वस्त्र को साफी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सकारे बोलते हैं लोग सवेरे को। तो तमाम अलग अलग भाषाएं हैं। आपको जो जैसा सिखाया, बताया, समझाया गया है, आपका ह्यूमन माइंड वही कर रहा है। ह्यूमन माइंड का प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है, तुम्हारे परवरिश का, तुम्हारे उस पूरे स्ट्रक्चर का, तुम्हारे आसपास के माहौल का और तुम्हारे एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है। तुमने क्या स्वीकार किया, तुमने क्या लिया? पूरा बुफे लगा है भोजन का, तुम्हारी प्लेट में वही होगा जो तुम्हें पसंद है। प्लेट की गलती नहीं है, तुम्हारी पसंद की गलती है। तुमने क्या पसंद किया है, तुम्हारी चाहत क्या है। दुनिया में तमाम चीज़ें बिक रही हैं। कपड़े की दुकान पर जाकर के लोग क्या करते हैं, ये कपड़ा हटाओ, वो कपड़ा हटाओ, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो तुमको अच्छा लगता है, सत्य मानना तुम्हारी कसम कोई उसको भी रिजेक्ट करके गया है, और जो तुम रिजेक्ट करके जा रहे हो वो भी तुम्हारी कसम कोई लेकर के जाएगा। तो वो दुकानदार सब कुछ इसलिए लाया है कि कोई ना कोई तो सबको पसंद करता है। सबकी पसंद अलग है, सबका एक्सेप्टेंस अलग है, सबकी चाहत अलग है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है और सबका नजरिया अलग है। तो भैया ह्यूमन माइंड का प्रॉब्लम नहीं है क्या? ह्यूमन माइंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा अपना है। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो हमारा ह्यूमन माइंड भी सुधरेगा, है ना? नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम दिशा है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड आके ये हो जाता है कि वो हमें बहुत जल्दी जज कर लेता है, और एक पॉइंट पे ये भी हो जाता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें? मुझे लगता है कि वो जज नहीं करते, आप उनको जज करते हो। अगेन आपका नजरिया, अगेन आपका दृष्टिकोण। मैं आपको यथार्थ कहता हूँ, उदाहरण में मानो आपने किसी भी व्यक्ति को ये सोचा कि इससे अच्छा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, और उसने अपने मन में ये सोचा कि ये दुनिया का सबसे चोर व्यक्ति है। आप उसे कह रहे वो सबसे अच्छा है, वो मन में सोच रहा है ये सबसे चोर व्यक्ति है। आपको उसमें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि चोर तो भगवान कृष्ण भी थे। नज़रिए का बड़ा कमाल है। नज़रिए में पता है, कोई गालियां दे, क्या गालियां किसी को अच्छी लग सकती हैं? यस और नो? गालियां किसी को अच्छी लग सकती है? यस और नो? हाँ, गालियां अच्छी लगती हैं। लोग ससुराल गाली खाने जाते हैं। उत्तर पूर्व में जाओ, वहां लोग आपस में अगर एक दूसरे को इतना ही कहते हैं, अरे सरो तुमका बहुत पीटा बब है, तो समझो अब ये कोई अच्छी चीज थोड़ी कही, लेकिन सामने वाला इस बात पर मुस्कुरा देता है। अच्छा तो आप उस नजरिए के कमाल में हैं। हर चीज अच्छी है,
बशर्ते तुम उसे लेते कैसे हो, उसे ग्रहण कैसे करते हो, उसे स्वीकार कैसे करते हो। लोग शादी में गालियां खाने जाते हैं, लोग अपनी सालियों से, अपनी सरहद से, अपनी भाभी से, अपनी तमाम ऐसे रिश्ते जिनसे गालियां खाते हैं। अपने लोगों से गाली खाना भी सौभाग्य है, भाग्यवर्धन है, ऐसा मानते हैं। लड़कियां, बच्चे अपनी माँओं से, अपने माँ बाप की खूब गालियां खा खा कर बड़े हुए। जिन्होंने जितनी ज़्यादा गालियां खाई होंगी वो उतना ही श्रेष्ठ होगा, जिसने कम खाई होंगी वो बिगड़ गया होगा, ये निश्चित तौर पर मानिए। तो कहने का आशय गाली नहीं है, कहने का आशय तुम्हारे नज़रिए पर है, कहने का आशय तुम्हारे दृष्टिकोण पर है। तुमको कौन क्या समझ रहा है ये उसका सिग्नेचर है, तुम उसको क्या समझ रहे हो ये तुम्हारा सिग्नेचर है, तुम कैसे हो ये तुम्हारा नजरिया है। तुम शिक्षित हो सकते हो, वो अशिक्षित हो सकता है, तुम ज़्यादा जानकार हो सकते हो, वो कम जानकार हो सकता है, या इससे इतर हो सकता है, वो ज़्यादा जानकार हो, तुम कम जानकार हो सकते हो। हमारा सिग्नेचर सामने वाले से कैसे होगा? हम एसी हैं क्या? हम टेलीविज़न है क्या? रिमोट से चलेंगे, जो चैनल चाहो लगा लो। दूर से हमें कोई कैसे कवरअप कैसे कर लेता है, कोई हमारा टेम्परेचर कैसे सेट कर लेता है, हमें जब कोई चाहे क्रोधित कर दे, हमें जब कोई चाहे खुश कर दे, हमें जब कोई चाहे प्रसन्न कर दे, हमें आनंदित कर दे। ये कैसे हो जाता है? ये कैसे पॉसिबल है? हम उसे रिमोट देते हैं अपना। हम क्या करते हैं? हम अपना रिमोट उसे देते हैं। तो जैसे दिया किसने? हमने ही दिया, हम ही दोषी हैं। दुनिया का वो पहली वाली टेबलेट हमेशा याद रखना, तो ये तुम्हें ठीक रखेगी। बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिले कोई। तो ये टेबलेट आपको सदैव काम आएगी। जब कोई अड़बड़ गड़बड़ आपके माइंड में आए, फटाक से पहली वाली टेबलेट उठाकर खाओ, और जैसे ही तुम थोड़े ठीक होने लगो तो दूसरी वाली भी ले लो, ताकि एंटीडोज बना रहे, व्यवस्था संतुलित रहे और आप आगे बढ़ सके। गुरुजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आपने गालियों के बारे में बोला, तो कोई जब शादियां होती हैं तो वहाँ पे लोग ऐसे एकदम खुशी के माहौल में होते हैं, और जो वो गालियाँ दे रहे होते हैं वो हंसते हुए दे रहे होते हैं। हमारा कोई प्रियजन भी है, वो भी गाली देगा, अगर हंसते हुए दे रहा है तो हमें पता चल जाता है कि अरे इनकी भावना गलत नहीं थी, ये तो हमें ऐसे प्यार से कह रहे हैं। लेकिन अगर उधर ही कोई ऐसे एकदम गुस्से में बोले तो हमें पता चल जाता है अरे ये गुस्से में है, इसलिए ये हमें ऐसे बोल रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ बुरी लग जाए। अब कोई आते जाते व्यक्ति आ गया, कुछ हल्की सी टक्कर ही लग गई गलती से ही मेरे से, तो उसने सामने से ऐसे फालतू बोल दिया कि इस तरीके से, गलत तरीके से, तो ना चाहते हुए हम बोलेंगे तो उस समय कुछ नहीं, पर हमें बुरा तो लग ही जाता है ना। अगर आग में आपका हाथ गलती से चला जाए तो क्या होगा? जल जाएंगे। और आप खुद डालें तो क्या होगा? भी जल जाएंगे। अरे दोनों में कैसे जलोगे? जब आप जानबूझ के डालोगे तब तो नहीं जलना चाहिए। डालेंगे तो हटा लेंगे जल्दी। नहीं हटाए नहीं, मतलब अगर हाथ आपने आग में रखा, जानबूझ कर रखा, तो जलेगा या नहीं? और अनजान में गया तो क्यों? क्योंकि आग का काम है जलाना। वो ये नहीं देखती कि तुम जान कर दे रहे हो, अनजान में दे रहे हो, हंस के दे रहे हो, मुस्कुरा के दे रहे हो, गुस्से में दे रहे हो। गाली सिर्फ गाली होती है, वो तुम्हारा नजरिया है, वो तुम्हारा चिंतन है, वो तुम्हारी सोच है कि हंस के दो तो बड़ा अच्छा है, मुंह बना के दो बड़ा खराब। यही तो, इतना ही तो हुआ। मुस्कुरा के दिया तो बड़ा अच्छा। हम लोग तो स्टेज पर गाते हैं, कथाओं में बहुत सारे लोगों को सुना। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले किसी की कथा में मैं सुन रहा था एक गाली, कि जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम परात लेकर के मिथिला पहुँचे तो वहाँ की महिलाओं ने कहा कि तुम कहाँ से हो? कहा मैं अयोध्या से हूँ। मैं अयोध्या के रघुवंशियों को नहीं जानती तुम? बोली वही रघुवंशी जिनके यहाँ बच्चा पैदा करने की पुरुषों में सामर्थ्य नहीं है, उन्हीं रघुवंशियों बात कर रहे हो क्या? तो लक्ष्मण को लगा ये क्या कह रहे हो? तो उस पे गाना बनाया। बोले धीर से होते हैं ना तो वीर से होते हैं, अवधपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते हैं, अवधपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते हैं। अब लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण जी क्या करते, महिलाएं कोई थी नहीं, तो महिलाओं में बहुत अच्छी आदत है कि कुछ महिलाएं इस तरफ से हो जाती। जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्होंने सुनो 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 सुनो, मैं लल्ला की तरफ से हूँ, ऐसी बातें मत करना, तुम्हारे लिए भी जवाब है,
बोले तुम्हारा मेरे पास क्या जवाब है, मेरे लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? तो बोले तुम्हारे यहाँ भी ऐसी ही परंपरा है, तुम्हारे कोई नई चीज नहीं है, तुम्हारे यहाँ भी लड़कियां जमीन से पैदा होती हैं, औरतें नहीं पैदा कर सकती, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे यहाँ भी नहीं है लोगों में। तो बोले तुम्हारे यहाँ ना पीर से होती है ना तो धीर से होती है, जनकपुरी में लड़की धरती चीर के होती है। तो गालियों का की परंपरा है हमारे देश में। गालियां इसलिए परंपरागत रखी गई, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मत है, कि आप कभी भी विषम परिस्थिति में भी अपने आप को सहज रख सको, अपने आप को शांत रख सको वो माहौल समझकर। अब तुम किसी भी चीज को कैसे लेते हो ये तुम्हारा नजरिया है। आग में हाथ गया जानकर, अनजान में, ये से वो से, आग का काम तो जलाना ही है, गाली तो गाली ही होती है सिर्फ। महात्मा बुद्ध के सामने एक व्यक्ति निरंतर रोज जाते और गालियां देते, खूब अभद्र गालियां देते। महात्मा बुद्ध के अनुयायी उन्हें मारने दौड़े कई बार, महात्मा बुद्ध ने रोक दिया, नहीं ठीक है, बड़ा अच्छा कर रहे, करने दो। कई बार जब ऐसा हुआ तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव मुझे तो बताओ ये क्या है, ये कौन सी लीला है आपकी? तो महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे तुम परेशान हो? बोले गाली दे रहे हैं। बोले गाली दे रहे हैं? हाँ। तो बोले मैंने ये तुमको माला दिया, अब माला वापस लाओ। तो बोले गुरुजी दिया कहां, अभी हमने लिया ही नहीं। तो बोले बस ऐसा ही है, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। कोई कुछ दे तो सामने वाले को लेना भी पड़ता है। वो गालियां दे तो रहे हैं, मैं ले नहीं रहा, मुझे अच्छी चीजें चाहिए, बुरी चीजें मैं लेता नहीं हूं, तो इसलिए उनके पास ही है। तो मैं दुखी क्यों होता हूं? जो चीज वो दे रहे हैं मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं लेता, वो उनके पास ही है। अब उन्होंने कुछ भी माँ के लिए कहा, बहन के लिए कहा या बेटी के लिए कहा, तो जब मैंने लिया ही नहीं, उनके ही पास है, तो मुझे उन पर दया आ रही है कि बेचारे अपनी ही माँ के लिए, अपनी ही बहन के लिए, अपनी ही बेटी के लिए ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, बेचारे क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो जी। तो वो नजरिया है तुम्हारा, वो तुम्हारा मानस है कि तुम किसी भी बात को कैसे एक्सेप्ट करते हो, कितना चाहे कोई रास्ते में, चाहे अननोन हो चाहे नोन हो, क्या फर्क क्या पड़ता है, झाड़ कर बाहर कीजिए। जैसे कपड़े में धूल लग जाए तो आप फटकार कर बाहर कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़िए। अपनी गति, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपना पावर अपने को उन्नति में लगाइए, अपने को आगे बढ़ाने में लगाइए। बच्चों इस दुनिया में 365 दिन से 66वां दिन नहीं होता, सप्ताह में 7 से 8वां दिन नहीं होता, और दिन में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होते। या तो तुम दुनिया भर के प्रपंच में लगाकर समाप्त कर दो और बर्बाद कर दो, और या तो अपनी उन्नति में एक एक क्षण का प्रयोग करो ताकि तुम बहुत बड़े हो जाओ और तुम श्रेष्ठ हो जाओ। श्रेष्ठ भारत को श्रेष्ठ बच्चों की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी ने बिल्कुल बताया कि समय उतना ही है सबके पास, और सोचने की जहाँ तक बात है, अब आप उसको सकारात्मक सोच में लगा दीजिए या ज़्यादा सोच में लगा दें। और फिर सोचने के लिए तो ये भी कहते हैं कि हर काम सोच समझ के किया जाता है, किसी पे ज़्यादा सोच दो तो लोग पूछ लेते हैं ज़्यादा नहीं सोच रहे। अब उसको ओवर थिंकिंग की पैकेजिंग में रख कर आपको उसके निदान के लिए तमाम उपाय बता के उसकी एक पूरा बाज़ार खड़ा हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इसी से सनातन से सफलता के रास्ते अपनी सोच को सीमित कर लेंगे सकारात्मक की तरफ, तो बहुत कुछ हल हो सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मिलेंगे किसी और शंका के समाधान के साथ, किसी और समस्या का हल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।